नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने संवैधानिक विकास के क्रम में 1858 तक के एक्ट को पढ़ लिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नया अधिनियम देखेंगे। और क्या है ये नया अधिनियम? ये अधिनियम है चार्टर एक्ट 1861। तो यानी आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1861। तो क्या है ये एक्ट, इसको समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझ करके इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो 1861 का अधिनियम है, तो इसका जो पहला प्रावधान है, वो पहला प्रावधान क्या है कि पहली बार विभागीय प्रणाली शुरू हुई। जो पोर्टफोलियो सिस्टम है या जो विभागीय प्रणाली है, ये भारत में पहली बार कब प्रारंभ हो रही है? तो ये प्रारंभ हो रही है 1861 में। तो पहला जो प्रावधान है विभागीय प्रणाली की शुरुआत। और विभागीय प्रणाली क्या है? जो पहले क्या होता था, किसी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य उसको दे दिया जाता था, वो करता था। अब क्या है कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इस एक्ट के माध्यम से ऐसा किया गया कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र विशेष में वो एक्सपर्ट है, उसको वो क्षेत्र दे दिया जाए, उससे संबंधित विभाग उसको दे दिया जाए। अब मान लीजिए किसी का शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, तो वो उसको शिक्षा विभाग दे दिया जाए। किसी का स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में उसको शौक है या उसका एक्सपर्टीज़ है, तो उसको स्वास्थ्य विभाग दे दिया जाए। तो इसी तरह से जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होती थी या उसकी अच्छी समझ होती थी या उस पर कार्य करने में उसको रुचि होती थी, तो ऐसे ही जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को उन विशेष व्यक्तियों को दिया गया, यानी उन व्यक्तियों के अंतर्गत एक विभाग बना दिया गया। अब मान लीजिए कोई शिक्षा से संबंधित है, तो उस व्यक्ति को शिक्षा संबंधित विभाग दे दिया गया। कोई चिकित्सा संबंधित है, चिकित्सा संबंधी। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। आप देखते हैं कि 1861 में एक विभाग बनता है भारतीय पुरातत्व विभाग। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ये कब बन रहा है? ये बन रहा है 1861 में। और किसके अध्यक्षता में बन रहा है? तो आपको पता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में ये विभाग बना था। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब अलेक्जेंडर कनिंघम के ही नेतृत्व में ये विभाग क्यों बन रहा है? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व संबंधी विषयों में बहुत रुचि थी। तो इस वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसे पुरातत्व विभाग दे दिया गया। इसी तरह से जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट था उसको वो क्षेत्र दे दिया गया। तो यहाँ से पहली बार विभागीय प्रणाली शुरू होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार विभागीय प्रणाली कब प्रारंभ होती है? कब प्रारंभ हो रही है? 1861 में। और 1861 में गवर्नर जनरल कौन है? तो गवर्नर जनरल है कैनिंग। अगर व्यक्ति विशेष पूछ लिया जाए कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से या किसके कार्यकाल से या किस वायसराय के कार्यकाल से आपकी विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई, तो किसके कार्यकाल से प्रारंभ हो रही है? कैनिंग के कार्यकाल से। तो पहला प्रावधान है कि इसमें पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई इस अधिनियम के माध्यम से। दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा प्रावधान है कि मद्रास और बंबई के कानून बनाने की शक्ति, जो कि आप देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उनसे छीन ली गई थी कि वो अपने लिए कोई कानून नहीं बना सकते हैं, अपनी जो प्रेसिडेंसीज है उनके लिए कानून नहीं बना सकते। तो वो उनको कानून बनाने की शक्ति इस अधिनियम के द्वारा वापस कर दी गई। तो प्रश्न ये दोनों तरह से पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की शक्ति कब छीन ली गई थी? तो कब छीन ली गई थी? 1833 में छीन ली गई थी। पुनः वापस कब प्रदान की गई? तो कब वापस प्रदान की गई उन्हें? 1861 में उन्हें वापस प्रदान कर दी गई। दोनों ही प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर दो प्रावधान है, पहला विभागीय प्रणाली और दूसरे जो है जो मद्रास और बंबई की जो कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी 1833 के एक्ट के द्वारा, उसको उन्हें वापस कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रावधान देख लेते हैं। अब देखिए जो अगला प्रावधान है, इसमें क्या कह रहा है? एक 12 सदस्यों वाली केंद्रीय विधान परिषद, जो कि 1853 के अधिनियम से अस्तित्व में आई थी, उसका विस्तार किया गया। तो ये जो 12 सदस्यों वाली जो केंद्रीय विधान परिषद है, तो वो कब अस्तित्व में आई थी? 1853 में।
यानी कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद कब गठित हो रही है? 1853 में। लेकिन 1861 में क्या किया जा रहा है? इसका विस्तार किया गया 1861 में। तो किस तरह से इसका विस्तार किया जा रहा है कि देखिए, जब आपने देखा था कि उसमें 1853 में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। और अब इसका जब विस्तार किया गया तो इसमें 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए। अब 12 सदस्य इसमें अतिरिक्त जोड़ दिए गए। तो ये जो 12 सदस्य इसमें जोड़ दिए गए, अब टोटल कितने हो जा रहे हैं? 24 सदस्य। और ये जो 12 सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा? गवर्नर जनरल। तो इनको गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। मतलब ये जो है ये मनोनीत किए जाने थे, और किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा। साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि जो 12 सदस्य हैं, इनमें से आधे सदस्य गैर शासकीय होंगे, यानी कि ऐसे सदस्य, ऐसे व्यक्ति जो कि ब्रिटिश सरकार में किसी भी तरह की शासकीय सेवाएं नहीं दे रहे हों। तो जो गैर शासकीय में अब आपके वो भी आ जाते हैं, जैसे कोई यूरोपीय है, वो ब्रिटिश सरकार में कोई भी आपका शासकीय सेवा नहीं दे रहा है भाई। जो यहाँ पर कंपनी के या जो ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि भारत में रह रहे थे, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे वो गवर्नर्स हो, चाहे उनके जो भी अधिकारी, तो ये कौन थे? ये सारे ब्रिटिश थे। तो ये सेवा किसको दे रहे थे? ब्रिटिश सरकार को ही तो सेवा दे रहे थे ना। तो ये अब इसमें क्या कर दिया गया कि अब जो ये 12 सदस्य हैं, इनमें से 6 गैर सरकारी होंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो सरकार में किसी भी तरह की सेवा नहीं दे रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाने थे। दूसरी चीज़, इनमें से आधे कैसे होने थे? गैर शासकीय होने थे। तो गैर शासकीय हो रहे थे इसमें से आधे। और साथ ही साथ इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल होता था 2 वर्ष का। ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जा रहे थे, जो 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे, इन सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष का था। और ये जो गैर शासकीय सदस्य जोड़े गए, इस क्रम में पहली बार इसमें 3 भारतीय सदस्य भी जोड़े जा रहे हैं। तो पहली बार केंद्रीय विधानसभा में या केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होने वाले जो 3 भारतीय सदस्य हैं, उनके नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बनना कोई आसान चीज़ तो नहीं थी। और ये जो व्यक्ति हैं, ये भी उच्च श्रेणी के ही व्यक्ति रहे होंगे, जिनको कि केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। तो इन तीनों जो 3 सदस्य शामिल हुए थे, उनका हमें नाम भी याद रखना है। तो पहले जो सदस्य थे वो थे सर दिनकर राव। दूसरे थे काशी नरेश। तीसरे थे पटियाला नरेश। तो ये आपके 3 सदस्य थे भारतीय, जो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में शामिल हो रहे हैं। आपसे प्रश्न सीधा पूछ देता है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई? तो किस अधिनियम के तहत हो रही है? आपकी 1861 के अधिनियम के तहत ही केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। 3 सदस्य कौन है? सर दिनकर राव, काशी नरेश और पटियाला नरेश। तो ये भी हमें याद रखने हैं। और जो ये सदस्य थे, जो 12 सदस्य जोड़े गए थे, इनका कार्यकाल कितना होना था? 2 वर्ष का होना था। और जो ये सदस्य थे, इनका मनोनयन कौन करता? इनका मनोनयन किया जाना था गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये आपका 3rd पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट में जो अगला इसका प्रावधान है, उसमें ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, उसको संकटकालीन स्थिति में अपनी जो विधान परिषद है, उसकी अनुमति लिए बिना या विधान परिषद की मीटिंग बुलाए बिना कोई भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा। लेकिन वो जो अध्यादेश होगा वो वैलिड रहेगा 6 महीने तक। तो क्या इसमें है प्रावधान? इसके द्वारा गवर्नर जनरल को संकट काल में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कब?
जबकि ऐसा कोई स्थिति आ जाए, कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, कोई संकटकालीन स्थिति है और उसके पास ऐसा समय नहीं है कि वो विधान परिषद की मीटिंग बुलाए और मीटिंग में डिस्कशन होने के बाद में कोई अध्यादेश जारी करे, तो इस स्थिति में वो स्वयं से अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन वहाँ पर वो जो अध्यादेश की वैलिडिटी है वो कितने दिन वैलिड रहेगा? वो वैलिड रहेगा 6 माह तक। सभी संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कब 12 सदस्यों वाली जो केंद्रीय विधान परिषद है इसमें 3 भारतीय सदस्य जोड़े जा रहे हैं। कब जोड़े जा रहे हैं? आपके 1861 में जोड़े जा रहे हैं। कौन से वो सदस्य हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ आपको जो गवर्नर जनरल है उसको संकट काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कि विधान परिषद की कोई मीटिंग बुलाए बिना ही या उनकी अनुमति लिए बिना ही वो अध्यादेश जारी कर सकता है। परंतु वो जो अध्यादेश है वो 6 माह की अवधि तक वैध रहेगा। तो इस अधिनियम में यही 4 मुख्य प्रावधान हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने संदर्भित प्रश्न हो सकते हैं इस अधिनियम से वो सभी आपके सामने चर्चा की गई है। तो आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से जितना लिखा हुआ है उसको पढ़िएगा और जो व्याख्या की गई है उसको ध्यान से सुनिएगा। अपने नोट्स में व्याख्या से संबंधित चीज़ों को शामिल करिएगा और आप एक तैयारी के अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे। आपका प्रश्न अधिनियम से संबंधित कहीं पर भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ जो भी संदर्भ है वो समझ में आता है, व्याख्या अच्छी लगती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया हो, अच्छा लग रहा है तो अच्छा, और अगर कहीं कमी लग रही है तो वो कमी अपने सुझाव आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तो आप जो भी कमेंट भेजेंगे, जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और दिन प्रतिदिन कुछ अच्छा और कुछ बेहतर आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी में एक निखार आएगा, ये बात बिल्कुल तय है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले अधिनियम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।